नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस कक्षा में हम सॉल्व करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित कॉलेज लेक्चरर परीक्षा हिंदी विषय के प्रश्न पत्र का भाग 2। इससे पूर्व भाग 1 हम हल कर चुके हैं और आज हम इसका भाग 2 हल करेंगे। भाग 2 हल करेंगे से मेरा तात्पर्य इसका कि पेपर होने के बहुत दिनों बाद मैं यह वीडियो बना रही हूँ। इसका एक मूल कारण यह भी है कि आंसर की तो अधिकतर आप लोगों ने अनुमानित आंसर की जो है वो चेक कर ली होगी। अनुमानित आंसर की इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी तक जितनी भी आंसर की आपके समक्ष उपलब्ध हैं वो सभी सिर्फ अनुमान पर आधारित हैं। अभी आयोग द्वारा फाइनल आंसर की नहीं आई है, तो जब तक आयोग द्वारा फाइनल आंसर की नहीं आ जाती तब तक कुछ प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो संदिग्ध हैं और फाइनल आंसर की आने पर ही उनका उत्तर सही क्या है यह हम जान पाएंगे। क्योंकि बहुत से ऑप्शन जो होते हैं, क्योंकि अवधारणात्मक यह पेपर था, कॉन्सेप्ट जिनके क्लियर हैं, जिन्होंने रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को पढ़ा है, वह विद्यार्थी ही अच्छे से इस पेपर को करके आ पाए होंगे। तो कई जगह ऐसे ऑप्शन भी हैं जहां 4 ऑप्शन में से 2 में बहुत ज़्यादा समानता है, तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर के लिए हम फाइनल आयोग पर डिपेंड हैं। अब बात करते हैं उन प्रश्नों की जिनके उत्तर हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो एक पूरा ये जो आपका 150 प्रश्न पत्र है आपके द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत, उनका एक सामान्य सा अध्ययन करने पर जो तथ्य सामने आए उसके अनुसार देखिए, रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, यह वाली पुस्तक है। 2 मिनट में आपसे कुछ चर्चा करूंगी। पेपर को शुरू करवाने से पहले मैं कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालना चाहूँगी। ये जो पुस्तक है आपकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, इस एक पुस्तक से ही 150 में से 80 से 85 प्रश्न रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से पूछे गए हैं। यदि कोई यह दावा कर रहा है कि मेरी क्लास से पूछे गए हैं या मेरे पढ़ाए हुए पूछे गए, तो पढ़ाए हुए तो पूछे जा सकते हैं, लेकिन यदि एक मात्र पुस्तक आप पूछे जिससे सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए तो वो रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है। अब जैसे कुछ प्रश्न सीधे पूछे गए हैं कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ के बारे में ये कहा है, वो सीधे पूछे गए। लेकिन इनडायरेक्टली, जैसे कि यह वाला नंददास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से संबंधित असत्य कथन क्या है, तो इसके ये जो ऑप्शन है ये एज इट इज आपको रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में मिल जाएंगे। यानी शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में जो लिखा है उसी को आधार मानकर प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका विश्लेषण यदि करें तो 80 से 85 प्रश्न आपको रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से मिल जाएंगे। इसके अलावा पहली बार परिवर्तन यह आया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से जो प्रश्न पूछे गए इनकी पुस्तक से, उसकी संख्या 8 से 9 के मध्य में है। अन्य विद्वानों में 2 से 3 प्रश्न राहुल सांस्कृत्यायन जी से पूछे गए हैं, 2 मिश्रबंधु विनोद से संबंधित पूछे गए हैं और 2 प्रश्न पूछे गए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से। अब जैसे कि एक प्रश्न पूछा गया है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का, यही लिखा हुआ है, अंतिम ही प्रश्न है कि 7वीं से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और वही पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। तो पुरानी हिंदी किसने कहा है, हिंदी को पुरानी हिंदी किसने कहा है, इस तरीके के प्रश्न आपको सब जगह मिल जाएंगे। अब इसके लिए चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की पूरी या किसी अन्य विद्वान से एक प्रश्न पूछ लिया तो उसके लिए पूरी पुस्तक हम नहीं पढ़ सकते, है ना। इसके अलावा अन्य जो प्रश्न हैं वो आधुनिक काल के हैं, सभी गाइड में या कहीं पर भी आपको वो प्रश्न मिल जाएंगे। जैसे जो रचनाओं से संबंधित है उनका संकलन मैंने यहाँ नहीं किया है। मोटे तौर पर मैं जो आपको बात समझाना चाहती हूँ वो यही है कि जिन भी विद्यार्थियों ने चैनल से जुड़कर तैयारी की थी, जिन भी विद्यार्थियों ने हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का पढ़ा था, उनका सिलेक्शन इस बार होने जा रहा है। जो बात मैं आपको समझाने जा रही हूँ, अब ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि नोट्स में से आया था, मेरे में से या कुछ भी, क्योंकि जो आया है वो ऑथेंटिक रूप से जो आया है वह शुक्ल का लिखा हुआ आया है। अब उसे मैं पढ़ा दूँ या कोई और पढ़ा दे, उससे कोई लेना देना उसका नहीं है। लेकिन यदि आप ये जानकारी चाहते हैं, क्योंकि ये पेपर इतने दिनों बाद करवा रही हूँ, तो उद्देश्य यह है क्योंकि 60 या 65 सीटें हैं, जो उनमें सेलेक्ट हो जाएंगे वो सब बधाई के पात्र हैं, और जो नहीं सेलेक्ट होंगे वो आगामी परीक्षा के लिए पुनः तैयारी करेंगे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए आप तैयारी करोगे या किसी भी राज्य से किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं,
तो आपको जो पुस्तक पढ़नी है वह है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। पूर्व में भी आपको बार बार कहा था कि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं नेट का और असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो इस बुक को छोड़कर नहीं जाना। एज इट इज़ लाइनें पूछ ली गई हैं। अब पेपर तो मैं करवा ही दूंगी, उससे पहले 2-3 प्रश्न देख लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि किस तरीके से पूछे गए हैं। तो देखिए, अब शुरू करते हैं आदिकाल के अंतर्गत। तो यह प्रश्न आपका पूछा है, अभी मैं पेपर में करवा दूंगी। चंद्रवरदाई में से यह प्रश्न जो है पूछा गया था। हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को माना, प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना है। इसके अतिरिक्त एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, तो ये बीसल देव रासो से पूछा हुआ प्रश्न है जो ऊपर मैंने लिख दिया है। इसको पहले ही हाईलाइट मैंने करवाया था, पुस्तक पढ़ाते समय ही हाईलाइट करवाया था, अब नहीं किया। पूर्व की वीडियो आप देख सकते हैं। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, ठीक है। अब साहित्य श्रृंगार का मेल है, एक मिनट, ये यहाँ से पूछा हुआ है, वीर तथा श्रृंगार का मेल है, किंतु प्रधानता इस ग्रंथ में श्रृंगार की है। यह किस ग्रंथ के बारे में शुक्ल जी ने कहा है? तो ये बीसल देव रासो के विषय में शुक्ल जी ने ही बीसल देव रासो के विषय में ही शुक्ल ने यह कहा है। जस्ट इसका पन्ना पलटते ही आदिकाल से बहुत सारे प्रश्न हैं। दूसरा प्रश्न जो आरपीएससी द्वारा पूछा गया वह है कि इस ग्रंथ के संबंध में इसके अतिरिक्त कुछ कहने को जगह नहीं कि ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। एज इट इज पूछा है किस ग्रंथ के विषय में शुक्ल जी ने यह कहा है, तो यह पृथ्वीराज रासो के विषय में कहा है। इसके अलावा फिर चौथा प्रकरण आपका जो मैंने पढ़ाया था वो थी फुटकल रचनाएं। अमीर खुसरो के विषय में असत्य क्या है, यह प्रश्न आया है। तो 4 ऑप्शन उसमें दिए हैं, 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा नंबर यह। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था और कबीर का धर्मोपदेशक। तो ये जो है आपका यह भी पूछा, चारों पॉइंट इसी में से पूछे। इसी प्रकार इस पेपर में से पॉइंट बना बना के प्रश्न पूछ लिए गए, डायरेक्ट भी पूछे। जैसे कि मैथिल कोकिल जो विद्यापति कहलाए वो कौन सी रचना के आधार पर? पदावली के आधार पर। तो ये बहुत सारे प्रश्न एक ही पेज पर, 1-2 पेजों के अंतराल पर मुझे मिल गए, इसलिए मैंने आपको दिखा दिए हैं कि किस प्रकार पूछे गए। क्योंकि बार बार आपके मन में ये संशय उठ रहा है कि इतना टफ पेपर, टफ नहीं है, टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि आप लोगों ने मूल पुस्तक को नहीं पढ़ा। यदि शुक्ल की पुस्तक को पढ़ा है तो ये पेपर आपको बहुत ही आसान लगेगा। टफ जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, कॉन्सेप्ट से प्रश्न है, रचना और डायरेक्ट प्रश्न ना पूछकर पूरा भाव बोध आपसे पूछ लिया गया। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो समय देवता यह अशोक वाजपेयी की नहीं है। एक पतंग अनंत में, शहर अभी संभावना है और कहीं नहीं वह, यह अशोक वाजपेयी की है। समय देवता अशोक वाजपेयी की नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के विषय में असंगत क्या है? इनकी कविताओं के विषय में जो असंगत है वह यह है कि उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोती उड़ाने भर हैं। यह गलत है क्योंकि उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोती उड़ाने नहीं हैं, ठीक है, बल्कि संपूर्ण राष्ट्रीयता उसमें हमें दिखाई देती है। एक भारतीय आत्मा के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है। वास्तव में उन्होंने देश हित में रचनाएं की हैं। सुभद्रा कुमारी की कविताओं के विषय में असत्य कथन कौन सा है? कि उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना का चित्रण। तो यह एक असत्य कथन है, बाकी के सही हैं। ऑप्शन आपके पास ये पेपर होगा इसलिए मैं इसके ऑप्शन पढ़ के नहीं सुना रही हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा सेटिंग इसका आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ी सी सेटिंग इसकी चेंज करते हैं ना। ठीक है, तो अब देखिए 2 इसमें हो सकते हैं। उनके संस्कार द्विवेदी युगीन, दृष्टिकोण उपयोगितावादी और भाव विस्तार मर्यादावादी है। यह इसको सही लग सकता है आपको, लेकिन एक प्रश्न इस पर भी, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित हल्दी घाटी एक खंड काव्य है, जबकि हल्दी घाटी क्या है? महाकाव्य है। तो देखते हैं आयोग इसका क्या उत्तर देता है। इसको संशय के घेरे में हम रखेंगे, ठीक है। महादेवी वर्मा कि जो यामा संग्रह में संकलित कौन सी नहीं है? तो दीपशिखा जो रचना है वो इनकी यामा संग्रह में संकलित नहीं है। अब रचनाओं को सुमेलित करना है, वह देखते हैं इनमें से कौन सा जो विकल्प है वो सही है। तो देखिए
एक सेकंड, इसको छोड़ दीजिए आप, मैंने सही ही लिखा है। बाकी जैसा कि मैंने कहा कि इस पेपर को मैंने इसलिए लिखा था कि आप आगामी कोई भी परीक्षा दें, इस पेपर को आप ज़रूर पढ़ के जाइए। ऐसा लगता है कि जैसे कि रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है उसका सार यह पेपर है। तो इसको अपनी तैयारी के हिसाब से हमेशा आप अपने पास रखिएगा। आपके पास नहीं है, किसी अन्य परीक्षा की तैयारी के हिसाब से देख रहे हैं, तो आरपीएससी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आरपीएससी के पुराने पेपर के नाम से चैनल पे, वहाँ आपको ये हमेशा मिल जाएगा। ऋतुराज की रचना है एक मरण धर्मा और अन्य। रामदेव आचार्य की रचना है रेगिस्तान से महासागर तक। हरीश भादानी की रचना है रोटी नाम सत है। और नंद चतुर्वेदी की रचना है यह समय मामूली नहीं। तो ये सुमेलित करके ही मैंने लिखा है, उस पेपर में विकल्प नंबर 4 सही था इसलिए लिख दिया। बाकी इसको इसी तरीके से आपको याद करना है, एक नोट्स के फॉर्म में मैं ये पेपर आपको सॉल्व करवा रही हूँ। आयोग द्वारा यदि किसी उत्तर में चेंज होता है तो वो आप कमेंट बॉक्स देख लीजिएगा, मतलब जब आपकी आयोग की आंसर की आएगी तो आपको पूरा पेपर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आरपीएससी के पुराने पेपर नाम से प्लेलिस्ट में जाइएगा, ये वाले वीडियो निकालिएगा और कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ सही उत्तर मैं पिन कर दूंगी। इस यात्रा में यह रचना है लीलाधर जगूड़ी की अपनी केवल धार, अरुण कमल की प्रसिद्ध रचना है। प्रैक्टिस सेट्स में कई बार इन प्रश्नों को हमने करा है। दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा और हवाएं चुप नहीं रहती, वेणुगोपाल। तो आधुनिक कवियों से यह रचनाएं आपकी पूछी गई हैं। और भी आधुनिक कवियों पे ध्यान दिया गया है। हजार हजार बाहों वाली नागार्जुन, चुका भी नहीं हूं अभी शमशेर बहादुर सिंह, और रात अब भी मौजूद है लीलाधर जगूड़ी, और भूरी भूरी खाक पर भूरी भूरी खाक धूल ये मुक्ति बोध की, और भूरी भूरी खाक पर क्षण भर ऐसी कर, हरी हरी घास पर क्षण भर यह अज्ञे की है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, दोबारा देख लीजिएगा। हरी हरी घास पर क्षण भर अज्ञे और भूरी भूरी खाक धूल मुक्ति बोध की रचनाएं। अब ये शमशेर वाली और ये मुक्ति बोध वाली ये तो कई बार हमने प्रैक्टिस सेट्स और नेट के पुराने पेपर्स में लगाई हुई है। अब रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक की जो कमी या जो एक सीमा, कमी नहीं कह सकते, सीमा की बात करूँ तो देखिए उन्होंने आधुनिक काल के विषय में थोड़ा कम ही वो लिख पाए थे। तो उसके बाद की जो प्रवृत्तियां हैं, जो बाद में जो शोध हुए, उनके लिए एक अन्य पुस्तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि मूलतः रीतिकाल और भारतेंदु काल तक ही वो लिख पाए। जब तक कि वो इस दुनिया में विद्वान वर्तमान थे तब तक ही तो वो लिख पाएंगे। अब जब वो उसके आगे जो शेष है उसके लिए अन्य कोई भी बुक आपको देखेंगे, किसी भी गाइड वगैरह में ये रचनाएं आपको मिल जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि रीतिकाल और भारतेंदु काल तक ही उन्होंने लिखा, और उसमें से भी 80 से 90 प्रश्न पूछ लिए गए। प्रयोगवाद के संबंध में असत्य कथन कौन सा है कि यह व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को एक ही सत्य के दो रूप मानता है। यह प्रयोगवाद के विषय में असत्य। यदि आप इसके पूरे ऑप्शन पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मन हो सुहाए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की यह रचना है, पंक्तियां हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में असत्य क्या है? असत्य यही है कि उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीनता को पूर्ण अंगीकार किया। देखिए उन्होंने नवीन को अंगीकार तो किया, तभी तो वो पुनर्जागरण के दूत हैं, लेकिन प्राचीन की उन्होंने उपेक्षा नहीं की। ठीक है। काव्य के लिए उन्होंने ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया, हालांकि गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया। ये बार बार सारी चीज़ें शुक्ल की बुक में डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। और देखिए नोट्स में शुक्ल की बुक को अलग से कोई नहीं है, क्योंकि पूरी बुक ही हमने चैनल पे पढ़ी है। तो फिर शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, एज इट इज लाइन लिखी हुई है वहाँ पर। भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, वैसे ही वर्तमान साहित्य परंपरा के भी प्रवर्तक थे। तो रामचंद्र शुक्ल की यह प्रसिद्ध पंक्तियां उनकी बुक में हमने पढ़ी थी। प्रकाशन स्थानों की दृष्टि से सुमेलित करना है तो भारत मित्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था, हिंदी प्रदीप प्रयाग से प्रकाशित होता था, उदंत मार्तंड कलकत्ता से प्रकाशित होता था, लेकिन कवि वचन सुधा प्रयाग से प्रकाशित ना होकर कहाँ से प्रकाशित होता था? काशी वाराणसी से। गलत क्या दिया है इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें ये याद करना है, आगामी परीक्षा के लिए तैयार करना है। चाहे किसी भी राज्य से हम परीक्षा दे रहे हो, बहुत ही अच्छे स्तर का पेपर इस बार आरपीएससी का आया है। भारतेंदु की मौलिक कृति कौन सी नहीं है? तो कर्पूर मंजरी जो है वह भारतेंदु की मौलिक कृति नहीं है। अंधेर नगरी हम चैनल पे पढ़ चुके हैं, छोटी सी बहुत अच्छा इनका प्रहसन है।
तो कर्पूर मंजरी इनकी मौलिक नहीं है। रंग दर्शन किसकी रचना है? नेमिचंद्र जैन जी की रचना है। एक और कथन जो हमने शुक्ल की बुक में पढ़ा था भारतेंदु मंडल के लेखकों में, उसको देखते देखिए। भारतेंदु से 4 से 5 प्रश्न पूछ लिए गए हैं अभी अभी। 4 तो ये चौथे नंबर का है भारतेंदु मंडल से। सॉरी, अगर इनकी पत्रिकाओं को भी मिलाएं तो देखिए कुल मिला के 5 प्रश्न पूछ लिए गए और पांचों के उत्तर आपको रामचंद्र शुक्ल की बुक में भारतेंदु का जहां पर दिया हुआ है आधुनिक काल प्रारंभ होता है वहां एज इट इज ये लाइनें लिखी हुई मिल जाएंगी। कैसे? जैसे कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, एज इट इज बुक में मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि पेपर को देख के खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि हमने रामचंद्र शुक्ल की बुक पूरी चैनल पे पढ़ी है और जिन भी विद्यार्थियों ने उस बुक को पढ़ा है निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन होगा। विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह कौन कौन से? चितवन की छाँ, तुम चंदन हम पानी और कदम की फूली डाल। यह विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह और राम का मुकुट भीगरा ये निबंध और सहित कई निबंध हमने इनके चैनल पे पढ़े भी हैं। और आपके सिलेबस के जितने भी निबंध थे, जितनी भी कहानियाँ थी, जो कुछ भी था वो सब हमने चैनल पे पढ़ा। और आगामी आपकी जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के लिए यदि आप देते हैं तो उसका जो पूरा आपका सिलेबस है वो मैं आपको चैनल पे करवाऊंगी। तो बुक्स वगैरह, रचनाएं वगैरह सबके लिए यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा क्योंकि बहुत सारी रचनाएं पहले से ही प्लेलिस्ट में मौजूद है। नागरिणी प्रचारणी पत्रिका विषयक असत्य कथन कौन सा है? कि 1920 में यह मासिक के रूप में प्रकाशित हुई, यह इसके विषय में असत्य कथन है। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। तो इसको द्विवेदी युग में जब महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका वाला प्रकरण मैंने आपको पढ़ाया था तो इस लाइन को वहां पर पढ़ा था हमने, याद कीजिएगा। इसको हाईलाइट भी मैंने करवा रखा है। आचार्य शुक्ल का ही यह कथन है क्योंकि हमने सिर्फ आचार्य शुक्ल की पुस्तक पढ़ी। अब जो प्रश्न शुक्ल की पुस्तक के अलावा आए हैं उनके बारे में आप चिंतित हो रहे हैं तो सोचने वाली बात देखिए यह है कि यदि 150 में से 80 से 90 प्रश्न यदि एक पुस्तक से आ रहे हैं तो बजाय इधर उधर की 25 पुस्तकों को पढ़ने से मैं आपसे फिर कहूँगी कि शुक्ल की बुक को पढ़ डालिए, 8 से 10 बार घोट के पी जाइए इसको, क्योंकि अन्य बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आप फिर उस आधार पर लगा सकते हैं। मैंने आपको नोट्स करवाए थे हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा, उसी में आपको मैंने आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विषय में अच्छे से बताया था कि दोनों के बीच अवधारणाओं को लेकर कैसे मतभेद हैं। तो उनके आधार पर भी यदि आपने वो नोट्स भी पढ़े ना तो भी आप कुछ प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल पत्रिकाओं को उनके संपादकों से सुमेलित कर लेते हैं। यह भी मैंने आपसे बताया था कि चाहे नेट परीक्षा हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या कोई भी परीक्षा, बीच में पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न कुछ साल नहीं पूछे गए या ये कह लीजिए कम पूछे गए, लेकिन वर्तमान में वापस से प्रवृत्ति लौट के आ रही है। शुरू के पेपर जरूर देखिएगा और जिन्होंने नेट के पेपर करके गए पुराने वो विद्यार्थी इस बार लाभ में रहे होंगे। देख लेते हैं। नटरंग नेमिचंद्र जैन की है। मोहन राकेश ऑप्शन में था पर मोहन राकेश की नहीं है। नटरंग है नेमिचंद्र जैन की। सारिका है अवध नारायण मुदगल की। नई कविता है जगदीश गुप्त की और आलोचना है नामवर सिंह की। नोट्स के रूप में ये पेपर है, इसको संभाल के रखना है आपको और नहीं संभाला जाए तो प्लेलिस्ट को जरूर याद रखिएगा और देखते रहिएगा। हिंदी पत्रकारिता से संबंधित असत्य कथन यही है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का पत्रिका का कार्यभार 1900 में संभाला। बिल्कुल गलत है। प्रैक्टिस सेट्स में पुराने पेपर में 1000 बार हमने पढ़ा है कि 1903 में संभाला, तो गलती की संभावना तो है ही नहीं। आशा करती हूँ आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आपने कमेंट करके मुझे बताया नहीं अभी तक कि आपका पेपर कैसे गया। आप लोग आंसर की लेने में, कट ऑफ देखने में ही बिजी होंगे थोड़ा सा, ठीक है। समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। सक्रिय कहानी के प्रवर्तक हैं राकेश बस। सचेतन कहानी के महिप सिंह और अकहानी के गंगा प्रसाद विमल। सभी हमारे प्रैक्टिस सेट्स में से है। संस्मरण को सुमेलित करना है बसंत से पतझड़ तक रविंद्रनाथ त्यागी। सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया। कुछ यादें कुछ बातें अमरकांत। चिड़िया रेन बसेरा विद्यानिवास मिश्र। सभी के सभी अच्छे प्रश्न हैं, नेट के पुराने पेपर में भी आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न तो मैंने प्रैक्टिस सेट में कई बार करवाया है और साथ ही साथ ये कविता की नई कविता के प्रतिमान और कविता के नए प्रतिमान दोनों में कंफ्यूजन होता है। अच्छे से देख लीजिएगा, बार बार करवाया है ना, देखिए
नहीं देखा है, अब देख लीजिए। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा और कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो विषाद योग हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। कुटज, आलोक पर्व और कल्पलता ये हैं, और कई निबंध इनके हम चैनल पे पढ़ चुके हैं। और पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसकी रचना है? चित्रा मुदगल की है। उपन्यास भी हम कर चुके हैं, उपन्यास के नोट्स भी मैंने करवा दिए। उन्हीं नोट्स में से है यह कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी, मछली मरी हुई राजकमल चौधरी, काला जल शानी, झीनी झीनी बीनी चदरिया, अब्दुल बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये एक काला जल शानी ये वाला थोड़ा सा छोड़ दें तो बाकी तीनों तो बार बार रिपीट होने वाले हैं और पुराने पेपर में हमने करे हैं। कुछ कही कुछ अनकही, शीला झुंझुनवाला, मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव, अभी जीआईसी प्रवक्ता वाले में भी पूछा था। अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नैमिषारायण और कस्तूरी कुंडल बसे, मैत्रेयी पुष्पा की है। जितने श्रम और सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी साहित्य का कोई ग्रंथ नहीं हुआ। किसके बारे में शुक्ल जी ने कहा है? बिहारी रत्नाकर के विषय में उन्होंने यह कहा है। ठीक है, वहाँ जहाँ पर बिहारी के बारे में लिखा है वहीं बिहारी पर किसने किसने टिकाएं लिखी उसके बारे में भी शुक्ल जी ने बताया है। ये पंक्ति आपको हाईलाइट करी हुई मिल जाएगी, वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अभी तक भी यदि शुक्ल को पढ़ने की और उससे भी ज़्यादा न समझने की गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ नहीं कीजिएगा। शुक्ल को अपना आधार बना लीजिए तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके सॉल्व हो जाएंगी। स्मृति के झरोके से भारत भूषण अग्रवाल, महामानव, महापंडित राहुल, संस्कृत्यायन। जब महापंडित शब्द का प्रयोग हो तो बिना सोचे समझे हिंदी साहित्य में महापंडित राहुल संस्कृत्यायन को माना जाता है। बटवृक्ष की छाया में यह अमृतलाल नागर पर लिखी गई है और मरुभूमि का वह मेघ यह घनश्याम दास बिड़ला पर आधारित रचना है। इनके नायक हैं यह लोग। एक बूंद सहसा उछली अज्ञे का है, बार बार पूछा जाता है। अरे यायावर रहेगा याद, यह भी अज्ञे का है, बार बार पूछे जाते हैं। अब जो उपन्यासों वाले मैंने नोट्स करवाए थे उसमें से यह जो है पूछ लिए गए हैं। पहला गिरमिटिया की कथा वस्तु क्या है? गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित है, बिल्कुल सही। खंजनयन अमृतलाल नागर का है, सूरदास के जीवन पर आधारित है, बिल्कुल सही। अपने अपने अजनबी की मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्ण की है, बिल्कुल सही। गलत क्या है? अर्धनारीश्वर जो विष्णु प्रभाकर का है, स्त्रियों का उसमें महिमा मंडन किया गया है, यही गलत है। नाट्य कृतियों को नाटककारों के साथ सुमेलित करना है, खजुराहे का शिल्पी शंकर शेष का है। कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल का प्रसिद्ध है। दुलारी बाई मणिमधुकर का है। ख्याल भारमली हमदुल्ला का है। अब नाटक वाले नोट्स अलग से तो नहीं करवाए थे, लेकिन क्रमानुसार लगाने वाले नेट के में जितने भी पूछे गए हैं उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानियाँ, वो सभी क्रमानुसार प्रकाशन वर्ष के नोट्स मैंने आपको दिए थे। चैनल पे प्लेलिस्ट में अब भी उपलब्ध हैं, सब कुछ निःशुल्क। तो उसी में से यह आए हुए हैं, अगर वो लगाए थे तो आसानी से कर लेंगे आप। आगे देखते हैं। छोटे छोटे ताजमहल कहानी है राजेंद्र यादव की। मलबे का मालिक मोहन राकेश की है, पढ़ी है हमने चैनल पर। लंदन की एक रात प्रसिद्ध है निर्मल वर्मा की। और खोई हुई दिशाएं, यह भी हमने चैनल पे पढ़ी है, कमलेश्वर की यह रचना है। चेतना के बिंब संस्मरण विधा की है। वैसे तो ये संस्मरणात्मक निबंध लिखना चाहिए था, फिर भी संस्मरण है। अरे यायावर रहेगा याद, ये यात्रावृत्त है। किसका यात्रावृत्त है? अज्ञे का। प्रेमचंद घर में यह जीवनी है, उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने इसको लिखा था। और मेरी जीवन यात्रा यह आत्मकथा है किसकी? राहुल सांस्कृत्यायन की। तो राहुल सांस्कृत्यायन से कितने प्रश्न पूछ लिए गए? 2। देखिए उनकी बुक से 2 पूछे गए हैं और 2 उनसे संबंधित पूछ लिए गए हैं, यानी उनकी पंक्तियां पूछ ली गई हैं। मेरा कहने का मतलब ये, इस तरीके से राहुल सांस्कृत्यायन को अच्छा महत्व दिया है। इस बार 4-5 प्रश्न हैं उनसे और उनकी पंक्तियां उससे संबंधित 2 प्रश्न हैं। इसीलिए विश्लेषण करते समय बुक से, क्योंकि विश्लेषण किया था कि बुक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं लेखकों की, तो उस हिसाब से। मंजुल भगत की रचना है अंतिम बयान। सूर्यवाला की रचना है यामिनी कथा। कुसुम अंचल की रचना है धुएं की ईमानदारी। और उषा किरण खान की रचना है जलधार। असत्य कथन कौन सा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों से संबंधित न पूछे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पूछ लिया है तो इसमें असत्य यह है कि बाण भट्ट की आत्मकथा पूर्णतया कल्पना मिश्रित उपन्यास है। यह चीज जो है असत्य है, क्योंकि उसमें ऐतिहासिकता का कुछ भी मिलता है। बाकी देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए आयोग पर आपको डिपेंड रहना पड़ेगा आंसर की पर। प्रेमचंद की कृतियों का सही अनुक्रम, ये तो मैंने करवाया है आपको, नेट के पुराने पेपर में भी पूछा गया था, पीजीटी में भी पूछा गया था, फिर भी देख लेते हैं। सेवा सदन,
रंगभूमि, कर्मभूमि और अंतिम इनका गोदान है। नावादासकृत भक्तमाल के विषय में असत्य क्या है कि उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्त संतों का विस्तृत जीवन वृत्त इसमें है, यह इसके विषय में गलत है। बाकी उत्तर आएगा ना जब, तो ये वाला जो मैं शुक्ल की बुक से चेक नहीं कर पाई हूँ इसको, तो देखते हैं। असत्य कथन क्या है कि गारसा दातासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया, यही बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका तो नोट्स खूब डिटेल में मैंने आपको करवाया है। सबसे पहले ग्रियर्सन ने यह कार्य किया था। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम विष्णुबंधु विनोद में पाया जाता है। तो यह इसका जो सही उत्तर है वह है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आगे देखते हैं, मिश्रबंधु विनोद के विषय में असंगत क्या है कि इसके 4 भागों में लगभग 3000 कवियों का वर्णन है। लेखन परंपरा वाले नोट्स करवाए थे तो उसमें साफ साफ मैंने लिखवाया था 5000 कवियों का, लगभग 5000 कवियों का उल्लेख है, साफ लिखा हुआ है। लेखन परंपरा के नोट्स एज इट इज आपको मिल ही जाएंगे, तो वो देख लीजिएगा। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अभट्ट कहा था। बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का मैं तो है ही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संबंध में, तो कीर्ति लता के संबंध में यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। साधारणतः सन ईस्वी का 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात भी नहीं थी क्योंकि आदिकाल की संज्ञा प्रारंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही दी है। और अगर कीर्ति लता की बात करें तो अपभ्रंश की इनकी कीर्ति पताका, देखिए पदावली की तो मैथिली भाषा है, कीर्ति लता और कीर्ति पताका की भाषा अपभ्रंश मानते हैं। लेकिन पुराने पेपर में मैंने आपको करवाया था नेट के में, कीर्ति लता की भाषा कौन सी है? अभट्ट। तो जब अभट्ट की बात होगी तो वहाँ कीर्ति लता ही होगी। इसके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक आपने पढ़ी हो तभी सही उत्तर दे पाओ, कोई जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यदि मैं आपको देखिए शुक्ल की बुक में बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर करके दे दी गई है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था, ये सारे के सारे एज इट इज देखिए पूछ लिए गए। यहाँ शुरू से प्रथम संस्करण का जो वक्त, ये मेरी गुड़िया ने करा है, इस पर तो आप ध्यान नहीं दीजिएगा। यहाँ पर शुक्ल ने लिखा है कि रचनाओं की प्रचुरता, यानी वो ये जो आपको समझा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पहले काल विभाग को ली, काल विभाजन भीतरी किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता, यानी परिमाण के आधार पर इन्होंने कर दिया गया है, ठीक है। आदिकाल को मैंने वीरगाथा काल रखा है, उस काल के भीतर, ठीक है। तो मतलब ये जो भी कुछ मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, मेरा मतलब यह है कि इस चीज़ की पहले पेज पे जो शुक्ल की बुक में लिखा है उसी के प्रत्युत्तर में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या के द्वारा नहीं किया जा सकता, जबकि आप शुक्ल लगा रहे हो, जबकि शुक्ल कह रहा है कि उन्होंने तो ग्रंथों की संख्या के आधार पर ही वीरगाथा काल नाम दिया है, तो आप इसमें रामचंद्र शुक्ल कैसे कर सकते हो? हजारी प्रसाद द्विवेदी सही उत्तर है। अपभ्रंश के कवियों को विस्मृत करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यह कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। राहुल संस्कृतायन का है, और राहुल संस्कृतायन की बुक का नाम पता है क्या है? हिंदी काव्य धारा। लेखन परंपरा में इतिहास पुस्तकें लिखवाई, उसमें मैंने करवाया है कि राहुल संस्कृतायन की बुक का नाम है हिंदी काव्य धारा। और अपभ्रंश के कवियों की ये बात कर रहे हैं, है ना। अपभ्रंश का साहित्य सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? राहुल संस्कृतायन। ये सारी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ मैं, आपको नामकरण वाला भी हालांकि बहुत ज़्यादा अलग से नोट नहीं करवा पाई क्योंकि जब शुक्ल की बुक पूरी करवा दी और शुरू के जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रथम कवि किसने माना है, काल विभाजन, लेखन परंपरा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाई। इसके अलावा पुराने पेपर करवाए, इसके अलावा प्रैक्टिस सेट्स करवाए आपको, तो फिर रह ही क्या जाता है। लेकिन फिर भी चलिए आगे और अच्छे से देखेंगे। तो यदि ऐसा नहीं है भाई कि हम सारी बुक पढ़ पाएँ, राहुल संस्कृतायन को पढ़ने बैठ जाएँ आप, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ज्ञान वृद्धि के लिए पढ़ें तो अच्छी बात है, लेकिन परीक्षा में कम समय में तैयारी करना चाहते तो शुक्ल की बुक अच्छी रहेगी। बाकी आपकी अपनी इच्छा है। मैं प्रमाण के साथ अपनी बात को स्पष्ट कर चुकी हूँ। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंद दुलारे वाजपेयी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वाश ने, ये भी लेखन परंपरा के अंतर्गत करवा चुकी है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राजकुमार वर्मा, ये सभी पुराने पेपर से आए हैं और हम कर चुके हैं नेट के पेपर में। नागेंद्र प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास सबसे पहले किस रूप में जो है प्रकाशित हुआ था, उसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? इसका नाम था, मैं इसको बुक में देख रही हूँ क्योंकि ये मुझे ऐसा याद है कि ये जो है बुक में हमने पढ़ा था कहीं। तो चलिए ठीक है, इसको बाद में देखती हूँ बुक में, तो अभी आपको बता देती हूँ। तो इसका
ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो हिंदी साहित्य की पीठिका। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा। तो ये कई बार भाई नेट में पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया है, और ये मुझे याद हो गया इसलिए पूरा नहीं लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि भारत में इस्लाम नहीं आया होता तो भी हिंदी साहित्य का स्वरूप 12 आना वैसा ही होता जैसा कि अब है ना। तो बस ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आगे बढ़ते हैं। इतिहासकारों द्वारा प्रथम कवि किसको माना है? शिव सिंह सेंगर ने तो पुष्प या पुष्य या पुण्य कवि को माना है। अभी जीआईसी प्रवक्ता वाले में, यूपी वाले में भी पूछा था, तो शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुण्य को माना है। राम कुमार बर्मा ने स्वयंभू को माना है। राहुल संस्कृता ने सरहपा या सरपाद को पूछा है। गणपति चंद्र गुप्त ने सालीभद्र सूरी को पूछा। देखी जाए तो राहुल संस्कृता से अच्छे प्रश्न आए, 5 से 6, इनकी बुक से 2 आए। शवकाचार्य देव से इनकी रचनाएं नेमिनाथ राज सुमति गण की है, भरतेश्वरी बाहुबली राज सालीभद्र सूरी की, और रेवंत गिरिराज जो है विजय सेन सूरी की रचनाएं। ये भी मैंने आपको नोट्स करवा दिए थे, अपभ्रंश साहित्य करवा चुकी थी मैं आपको। सरहपा से संबंधित असत्य कथन है कि उनकी भाषा सर्वत्र सीधी और सरल है। भाई बिल्कुल ही असत्य है। ऐसी ऐसी संध्या भाषा का उलट शैली, उलट भाषी का प्रयोग इन्होंने किया है ना। प्रतीकात्मक भाषा का शुक्ल में सिद्ध साहित्य के अंतर्गत बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या मैंने करवाई थी, पुनः नहीं करूंगी यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ के विषय में किसने कहा है? ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्यों कहा है? क्योंकि नाथ साहित्य को लेकर इन्होंने अच्छा शोध किया था ना। कबीर को भी तो इन्होंने काफ़ी महत्व दिया है, तो बस वहीं से पूछा हुआ है। अगर आप देखिए यूपी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आधुनिक काल के लिए बच्चन सिंह को पढ़ लीजिए, और शुक्ल के अलावा यदि पढ़ना चाहते हैं, और आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो शुक्ल के अलावा फिर आप यदि कोई बुक लेना चाहें तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ले लीजिएगा, सही रहेंगे। डॉक्टर दशरथ नाथ शर्मा ने कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों का संस्करण को मूल रास, कौन से संस्करण को मूल रासों मानते हैं? जिसमें 1300 छंद है ना, जो छोटा वाला, उसको मूल मानते हैं। विसल देव रासों के संपादनकर्ता कौन है? माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा। आदिकालीन कवि अम्बर खुसरो से संबंधित असत्य, तो धर्मोपदेश देना था। धर्मोपदेश कौन देगा? कबीर दास जी देंगे। ये नहीं देंगे, ये मैं पेपर में दिखा चुकी हूँ, बुक में शुरू में, इसको जो है नहीं दिखाऊंगी। शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति को जो है मैथिल कोकिल कहा जाता है? पदावली के आधार पर कहा जाता है, कर चुके हैं। असंगत छाटना। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। तो ये इसमें जो है देखिए बिल्कुल अशुद्ध चीज दे रखी है, क्योंकि पूर्वी में जो प्रचार किया था, ठीक है, पूर्व में जो प्रचार किया था वो सिद्धों ने किया था। देखो ठीक है। अब मैंने जैसा कि आप कहा कि ज़्यादा देखिए जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर प्रकरण 2 है, यानी जहाँ बुक शुरू हो रही है ना राहुल संस्कृत शुक्ल की, वहीं उन्होंने दे रखा है कि देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से ये बौद्ध धर्म जो है सिद्धों वाला ये चला। मेरी तिब्बत यात्रा बुक हम पढ़ रहे थे चैनल पर, उसमें ये राहुल संस्कृत एंड भोट प्रदेश गए थे, तो इन्होंने इनके बारे में जानकारी अर्जित की, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये यहाँ पर है पूर्वी भागों में कौन गया था? सिद्ध वाले गए थे ना, तांत्रिक वाले। तो ये इसी को यदि हमने पढ़ा है तो हम इसको आराम से इसको कर लेंगे। तो सही ऑप्शन जो है तीसरा गलत है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य अध्ययन के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। किसका कथन है? किसका कथन है भाई? जल्दी से बता दीजिएगा आप, ठीक है। मैं बता देती हूँ। काल विभाजन दिया हुआ है, एक या दूसरे नंबर, यहाँ पर ये बुक प्रारंभ हो रही है, ठीक है। ये यहाँ पर इंडेक्स दी हुई है शुक्ल की बुक में, यहाँ आपका जो है प्रारंभ हो रहा है और यहीं पर दिया गया है आदि से अंत तक कहलाता है ना। आरपीएससी, वैसे ये मैंने हाईलाइट आपको पहले ही करवा रखा था, लेकिन फिर भी नोट डाउन कर देते हैं, याद रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारे प्रश्न आपके शुक्ल की बुक से सॉल्व हो जाते हैं। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है। वीर तो किंचित आवास मात्र विसल देवरासो दिखा चुकी हूँ। यह सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। किसके बारे में कहा गया है? किसके बारे में कहा गया है भाई? किसके बारे में कहा गया? तो ये सिद्धों का जो साहित्य है, इसके बारे में कहा गया है, ठीक है। नेट की परीक्षा में पूछा था, हाईलाइट भी करवाया था। आप कहोगे कि मैडम बार बार क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि मैं बार बार आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप ये ना कहें कि मैडम आपका पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आया। मैं ये सिद्ध कर रही हूँ कि पढ़ाया हुआ तो बहुत आया, लेकिन आपने मेरे साथ शुक्ल को पढ़ाई नहीं उतने इंटरेस्ट के साथ। देखिए ये ग्रंथ सांप्रदायिक शिक्षा मात्र, ये दिसंबर 2019 के नेट के पेपर में पूछा गया था, और आरपीएससी
2021-20 पे डाल दीजिएगा, ठीक है। अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती भाई, एज इट इज तो पूछ रहा है वो, इस सांप्रदायिक शिक्षा मात्रा, और कैसे पूछ ले आपसे, जब बुक आप पढ़ के गए हो तो फिर घबराने की तो बात ही नहीं थी ना। पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूज हो गए आप। राउलवेल के विषय में असंगत, राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन है। ओहो, ये तो नायिका वर्णन का ग्रंथ है, तो यही गलत है। हम सभी जानते हैं रोड़ा कवि की है, शिलांकृत है, गद्य पद्य मिश्र चंपू है, नक्सिक वर्णन है, नायिका वर्णन है ना। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सगुण भक्ति के संबंध में इनको मेल करना, तो श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य ने की, ब्रह्म की मध्वाचार्य ने की, रुद्र की विष्णु स्वामी ने की और सनकादि के निम्बकाचार्य ने की। असंगत कथन कौन सा है कि 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता विठलनाथ ने लिखी। भाई प्रैक्टिस सेट में बार बार कराया, पुराने पेपर में बार बार कहा है कि उनके पौत्र गोकुलनाथ ने इनको किया था, है ना। इसको तो प्रैक्टिस सेट्स में बहुत बार किया है। आलावार भक्त संतों के विषय में असत्य क्या है कि ये उच्च वर्ण जाति के थे, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें निम्न जाति के भी थे। बाकी 4 ऑप्शन सही है। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों में से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने देखा है। भक्ति आंदोलन विषय को उक्ति किसकी है? कन्फ्यूजन है इसमें, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी की बुक मेरे पास नहीं है और न ही ग्रियर्सन वाला इतिहास ग्रंथ है, तो मुझे नहीं पता इन दोनों में से सही उत्तर क्या है। तो इसको आयोग पे छोड़ देते हैं, पिन कर दूंगी जब इसका फाइनल आंसर की आ जाएगी। आगे देखते हैं कि जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेशों व हिंदी साहित्य से निश्चित रूप से भिन्न है, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही है, धार्मिक साहित्य होने से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है और यह इस कथन का बिल्कुल ही इसका जवाब उन्होंने दिया है। शुक्ल क्या कहते हैं कि सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, सिद्ध साहित्य नाथ योगियों की जो रचना है वो सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः उन्हें साहित्य की कोटि में नहीं रखा जा सकता। लेकिन जब हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि धार्मिक साहित्य होने मात्र से ही कोई रचना साहित्य की कोटि में से तो अलग नहीं की जा सकती, ये उसका उत्तर है। आचार्य के, और प्रश्न को भी रख दिया, उत्तर को भी रख दिया, यानी शुक्ल के किस बात का काट हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। ऐसे 2 प्रश्न इस पेपर में, बहुत ही अच्छा प्रश्न पत्र है। आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदावाद कहते हैं, निम्बाकाचार्य को। बल्लभाचार्य के विषय में क्या है कि इनका संबंध रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से स्तर के नहीं, विष्णु स्वामी वाले से ये थे। सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे, फिर वही पहुंच गए हम कबीर के विषय में, नाथ संप्रदाय के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। सिद्ध सामंत युग किसने कहा हिंदी साहित्य को? सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, हमारे देश की ठोस धरती पर वो उपलब्ध है। तो जिसने सिद्ध सामंत काल का है शुरू में ही कह दिया, सिद्ध सामंत युग, तो राहुल संस्कृतायन सही उत्तर हो गया। विक्रम की 7वीं शताब्दी से अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वही पुरानी हिंदी पे परिणित हो गई। पुरानी हिंदी किसने कहा है अपभ्रंश भाषा को? चंद्र शर्मा गुलेरी ने। प्रैक्टिस सेट्स में 4-4, 10-10 बार पढ़ा है, पेपर में दबाव में आ जाते हैं। बाकी पेपर इतना कठिन नहीं था यदि थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा। नंददास के व्यक्तित्व से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? कौन सा है भाई? विठलनाथ के शिष्य थे, अष्टछाप में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, ये गलत है क्योंकि अष्टछाप में तो सूरदास भी थे, तो बस यही गलत हो जाता है, बाकी सभी सही है। तो इसके साथ हमने 150 प्रश्न अब सॉल्व कर लिए। आपका पार्ट 2 था, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा और जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो भी आपको समझ में आया होगा। हताश होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारी परीक्षाएं हमें देनी है, यदि ये पेपर ख़राब हो गया तो इस तरीके से उदासी वाले कमेंट्स करने की आवश्यकता नहीं है। बुरा तो देखिए लगता है अब, लेकिन क्या किया जा सकता है ना, ये एक परीक्षा मात्र है और कुछ नहीं, बस एक दिन का कुछ, ठीक है। हम बेहतरीन करेंगे, हम ज़रूर सफल होंगे, हम इससे भी अच्छा करके दिखाएंगे। इसी भावना के साथ विदा लेती हूँ आपसे। तो आप लोग सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।